जय हिंद। तो देखिए, आज हमने जो हिस्ट्री का लेक्चर लिया है, तो इसमें से हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? हिंद यूनानी आक्रमण। ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद हमने पढ़ा था जो ब्राह्मण राजवंश है। ठीक है। मौर्य वंश में हमने अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में सारी चीजें कवर की थी। और इसके पहले हमने मगध में कौन कौन से वंश आए, उन सारी चीजों के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद हमने मौर्य वंश में काफी सारी चीजें देखा। ठीक है। अब आज हम मौर्य वंश के बाद फिर हमने जो लास्ट लेक्चर था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ब्राह्मण राजवंश कैसे, किस प्रकार से जो हो तो भारत में आते हैं, भारत में किस तरीके से ब्राह्मण राजवंश शासन करते हैं। ठीक है। ब्राह्मण राजवंशों के बाद हमें देखना है कि भारत में यवनों का आक्रमण। ठीक है। उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन मौर्य वंश से, और इसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन जो ब्राह्मण राजवंश आते हैं उनसे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था। ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये बताना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये बताना है। और कलिंग जो क्षेत्र था, ठीक है, तो ये आज किस क्षेत्र, आज का कि कौन सा क्षेत्र है, और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी। उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, यानी अशोक ने कहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है। और ये कब हुआ था, युद्ध कब हुआ था। ठीक है। फिर वहां पे हमने देखा था कि अशोक ने कुछ शिलालेख भी बनवाए थे। ठीक है। तो उनमें से ये बताना है कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन है, किसका, कलिंग युद्ध का वर्णन वो किस शिलाभिलेख में है। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलाभिलेख में है। ठीक है। तो ये भी बताना है। उसने किनको जो हो तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा, ये बताना है। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको और कौन कौन से क्वेश्चन बताना है, ये बताना है कि जो सरकारी भूमि होती थी उसे क्या बोलते थे, और जो भूमि, जिस भूमि में वर्षा कम होती थी लेकिन इसके बावजूद भी वो अच्छी उपज देती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है। इसमें ये बताना है कि मौर्य वंश के समय यानी अशोक के समय में जो साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में विभाजित था, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है। और जो प्रांत होते थे उन्हें क्या कहते थे, क्योंकि हमने शब्दावली भी पढ़ी थी कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते थे, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो प्रांतों को क्या बोलते थे उस समय पर, ये बताना है। ठीक है। जो गुप्तचर होते थे उनको क्या बोला जाता था मौर्य वंश के समय, ये बताना है। ठीक है। आपको ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी हासिल करने में किसने मदद की थी। ठीक है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से या जो तो राजनीति से संबंधित है, या तो इकोनॉमी से संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। कल के जो हमने ब्राह्मण राजवंश पढ़े थे, तो इसके भी बारे में आपको सब कमेंट करके बताना है। ठीक है। ब्राह्मण राजवंशों की बात करें तो यहाँ पे सुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। ठीक है। पतंजलि कौन था, पतंजलि कौन थे, और ये किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे। ठीक है। किसके दरबार में रहते थे। और महाभाष्य नामक पुस्तक, महाभाष्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये बताना है आपको। और इसके अलावा इसमें ये बताना है कि जो पहला स्मृति ग्रंथ है, पहला स्मृति ग्रंथ वो कौन सा है। मैं बता देता हूँ, मनुस्मृति है। कौन सा है, मनुस्मृति। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मनुस्मृति में किस वंश का वर्णन किया गया है। ठीक है। मनुस्मृति में किस वंश का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये बताना है आपको। इसके अलावा ये बताना है आपको कि कालिदास ने जो एक रचना की थी मालविकाग्निमित्रम, उसमें से जो नायक होता है उसका नाम क्या था। ठीक है। तो ये बताना है। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, तभी मैं यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो फिर हमने सुंग वंश के बाद क्या पढ़ा था, कर्ण वंश पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कर्ण वंश पढ़ा था। तो कर्ण वंश के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है आपको। ठीक है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है। इसके अलावा ये बताना है आपको। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है। और दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है, दक्षिणापथ के स्वामी किस राजवंश के शासकों को कहा जाता है। ठीक है। दक्षिणापथ के स्वामी
किस राजवंश के शासकों को कहा जाता है, ठीक है। ये बताना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किस राजवंश ने किया था, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा राजवंश था जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया था, यानी उनका साम्राज्य बीच में पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज बतानी है आपको। ये काफी सारे क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपके सामने रखे, इनके सब के आपको कमेंट करके बताना है। और ये आप बात मानिए कि यदि आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी चीज़ें आपको रिकॉल भी होंगी, ठीक। इसके बाद हम आज का देखते हैं टॉपिक क्या है। तो हमें देखना है यवनों का आक्रमण। क्या देखना है? यवनों का आक्रमण, यूनानियों का या तो यवनों का आक्रमण, ठीक है। इनको और क्या बोलेंगे? बैक्टीरियाई। क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद इसके लिए थोड़ा सा हम चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, ये ऊपर का जम्मू कश्मीर है हमारा, ठीक है। और ये पाकिस्तान है। इस तरफ का जो क्षेत्र है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे आज क्या है, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ये जो कंट्री पड़ती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो मध्य एशिया में आता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो ये उस समय पर किस जगह पर आता था? बैक्टीरिया में। कहाँ पर? बैक्टीरिया में, ठीक है। यहाँ से जो लोग आते थे तो उनको क्या बोला गया? हिंद यूनानी बोला गया। क्या बोला गया? हिंद यूनानी, यूनानियों का आक्रमण, ठीक है। तो ये चीज है, आपको थोड़ा समझना है। मैप में आप देख लेंगे इसे। अब देखते हैं यहाँ पे इसका सीक्वेंस, यदि पेपर में कभी आ जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने आक्रमण किया, तो वो चीज आपको जो है तो बतानी है कि पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शकों ने आक्रमण किया, फिर पहलों ने आक्रमण किया, फिर इसके बाद कुषाणों का आगमन हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम हिंद यूनानियों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो हिंद यूनानियों में जो सबसे पहले सबसे सक्सेसफुल जिसने आक्रमण किया तो कौन था? डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 190 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। कब किया था? 190 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार भी जमा लिया था, ठीक है। यदि इसकी हम राजधानी की बात करें तो इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साकल को बनाया था। किसे बनाया था? साकल या सियालकोट, ठीक है। साकल या सियालकोट को बनाया था, ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ से ये याद रखनी है। साकल को बनाया था इसने अपनी राजधानी। और कौन था सबसे सक्सेसफुल आक्रमण करने वाला? डेमेट्रियस था, ठीक है। यदि यहाँ पे और हम बात करें तो हिंद यूनानियों में किसकी हम चर्चा कर रहे हैं? हिंद यूनानियों में। तो हिंद यूनानियों में जो सबसे प्रतापी राजा था तो वो कौन था? मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कौन था? मिनांडर था। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे जो बौद्ध, ये किस संप्रदाय से बिलोंग करता था? इसने कौन सा जो हो तो धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। और किसके द्वारा शिक्षा ली थी इसने? नागसेन के द्वारा। किससे शिक्षा ली थी? नागसेन से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है। और नागसेन और मिनांडर के बीच में कुछ प्रश्नों के जो तो वाद विवाद जो शास्त्रार्थ हुआ, तो उसका एक संग्रह है जिसको बोला जाता है मिलिंद पन्हो या तो मिलिंद का प्रश्न। क्या बोलते हैं? मिलिंद पन्हो या तो मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। बोले कि मिलिंद पन्हो में किन का वर्णन है? तो नागसेन और मिनांडर का, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो मिनांडर है, तो मैंने कल शायद ये चीज नहीं बताई थी, जो पुष्यमित्र शुंग था, तो पुष्यमित्र शुंग ने इस मिनांडर को हराया था। क्या किया था? मिनांडर को हराया था, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पर जाकर के नोट कर लीजिएगा। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यूनानियों ने चलवाए। किसने चलवाए? हिंद यूनानियों ने चलवाए, ठीक है। किसने चलवाए? हिंद यूनानियों ने चलवाए। आगे यदि हम बात करें इसमें, तो हिंद यूनानियों से एक कला का जो हो तो विकास हुआ जिसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट या तो गंधार कला, ठीक है। अब इसमें और क्या है कि पर्दे का प्रचलन, पर्दा प्रथा का प्रचलन हिंद यूनानियों के आने से चालू हो गया, ठीक है। मतलब कि भारत में पहले जो हो तो पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन इन विदेशियों के आने से भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट का जो हो तो जन्म हुआ। सोने के सबसे पहले सिक्के चलवाए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे यदि हम बात करें शकों की, तो दूसरे नंबर पर किन लोगों ने आक्रमण किया? शकों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? शकों ने आक्रमण किया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम और बात करें
तो जो शकों का पहला शासक था तो कौन था? मोह था। कौन था? मोह था। ठीक है, कौन था? मोह था। कौन था? मोह था। अब यदि हम इसमें और आगे बात करें तो यहाँ पे लिखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो शक थे तो अपने आप को क्या बोलते थे? क्षत्रप बोलते थे। क्या बोलते थे? क्षत्रप बोलते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा छपेगा, यदि छपेगा कि किस राजवंश के शासकों ने अपने आप को क्षत्रप कहा, तो शक राजाओं ने अपने आप को क्षत्रप कहा था। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? तो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना कि जो हिस्ट्री होती है तो हिस्ट्री कभी ये नहीं है कि पूरी जो लिख दी है किताबों में एकदम से सही है। ठीक है ना, कई बार अनुमान लगाया जाता है। क्या किया जाता है? कई बार अनुमान लगाते हैं इतिहासकार और उस हिसाब से लिखते हैं। शकों के बारे में उन्होंने क्या कहा कि ये चारा गाय की खोज में आए थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हो भी सकता है नहीं भी, क्या पता उतनी दूर से चारा गाय के लिए आए हों, लेकिन पता नहीं कि आए हैं कि नहीं आए। अब यहाँ पे देखिए 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक शासक होता है। ठीक है, उज्जैन का एक शासक होता है, स्थानीय शासक वहाँ का, लोकल का। ठीक है, और वो शकों को बड़ा खतरनाक तरीके से लताड़ता है। क्या करता है? बहुत तरीके से इनको लताड़ देता है। ठीक है, शकों को पराजित कर देता है। ठीक है, और जब पराजित कर देता है तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। वो शासक किसकी उपाधि धारण करता है? विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की। ठीक है, और ये उपाधि इसके बाद इतनी ज्यादा प्रचलित हो जाती है कि जो भी शासक बड़ी जीत या बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है तो वो तुरंत विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इस तरीके से भारत में लगभग 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कितने शासकों ने? 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सबसे फेमस यदि विक्रमादित्य की बात करें तो जो चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का जो शासक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो सबसे अधिक फेमस विक्रमादित्य हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यदि हम आगे बात करें तो सबसे प्रतापी राजा जो शक वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था तो कौन था? रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन था। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम कौन था? रुद्रदामन प्रथम। और ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र में कब्जा किए थे। कहाँ पर? गुजरात के आसपास के क्षेत्र में कब्जा किए था। शकों के यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना कि शकों की कई शाखाएं थी। ठीक है, जैसे कुछ लोग गुजरात के हिस्से में शासन कर रहे थे, कुछ लोग और ऊपर शासन कर रहे थे, इस तरीके से। लेकिन जो रुद्रदामन है या जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो शक शासन कर रहे थे तो वो सबसे अधिक विस्तृत होता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो रुद्रदामन प्रथम जो तो क्या होता है? सबसे प्रतापी शासक, और ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र में इसका शासन होता है। रुद्रदामन करता क्या है? सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में है। कहाँ पर? काठियावाड़ में। कहाँ पर है? काठियावाड़। ठीक है, जो काठियावाड़ में है, ये सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? तो सुदर्शन झील बनवाई थी मौर्य वंश के शासकों ने। किसने बनवाई थी? मौर्य वंश के शासकों ने। ठीक है, किसने बनवाई थी? मौर्य वंश के शासकों ने। अब इसका क्या करवाता है? जीर्णोद्धार करवाता है। क्या करवाता है? इसका पुनर्निर्माण करवाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किन शासकों ने किया था? तो मौर्य वंश के शासकों ने किया था। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो रुद्रदामन ने करवाया। ठीक है, सबसे शुद्ध संस्कृत में एक अभिलेख बनवाया। किसने बनवाया? रुद्रदामन में, सबसे शुद्ध। ठीक है, मतलब इसके पहले जो हमारे अभिलेख बनते थे वो प्राकृतिक भाषा में ज्यादातर बन रहे थे, लेकिन संस्कृत में जो सबसे शुद्ध जो हो तो अभिलेख बनवाया तो किसने बनवाया? रुद्रदामन ने बनवाया। ठीक है, और कौन सा अभिलेख? कहाँ का अभिलेख? तो गिरनार का अभिलेख। कहाँ का अभिलेख? गिरनार का अभिलेख। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से सीधे ही आएगा कि गिरनार के अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदामन ने करवाया। किसने करवाया? रुद्रदामन ने करवाया। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और फिर कुछ आगे चीज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे हमने बात कर ली हिंदी यूनानियों की, शक की बात कर ली। अब पहलव देखना है, कुषाण देखना है। ठीक है, तो कुषाण हमारा इसमें से मुख्य इंपॉर्टेंट है, तो कुषाण के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है और यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहलव के बारे में कुछ एक दो लाइन है, बस इसको देख लेते हैं। पहलव को और क्या बोलते हैं? पार्थियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थियन बोलते हैं। यहाँ पे जो पार्थियनों का जो शासक था
तो कौन था? गोडोफर्निस। कौन था? गोडोफर्नियस। ठीक है, इतना इसमें याद रखना है। इसमें ये याद रखना है कि पहलव कहाँ से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं याद रखना। अब यदि हम कुषाणों की बात करें, कुषाणों की बात करने से पहले आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। उसमें मैंने देखिए पीछे सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ाया है कि जो एक शासक था उज्जैन का, तो 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 ईसा पूर्व में उसने क्या किया था? शकों को पराजित किया था। किसको? शकों को पराजित किया था, लताड़ा था। ठीक है, और उसके बाद उसने में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो उसके साथ में वहां पे एक पॉइंट और नोट करिएगा कि इसी समय पर उसने खुशी से क्या किया था? विक्रम संवत। किसका? विक्रम संवत की भी शुरुआत की थी। किसकी? विक्रम संवत की भी शुरुआत की थी। ठीक है, तो 58 ईसा पूर्व में, ये चीज आप वहां पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे जो कुषाण है, तो कुषाण को और क्या बोलते हैं? यूची या तो तोखरी। क्या बोलते हैं? यूची या तो तोखरी। इसको याद रखना है। बोलेगा यूची और तोखरी का संबंध किससे है? तो कुषाण वंश से। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो इसका जो संस्थापक था कुषाणों का, तो कौन था? कुजुल फंडसिस, कुजुल कंडफिसेस। कौन था? कुजुल कंडफिसेस। कौन था? कुजुल कंडफिसेस। कौन था? कुजुल कंडफिसेस। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी कौन थी? पुरुषपुर या पेशावर। क्या थी? पुरुषपुर या तो पेशावर। जो दूसरी राजधानी थी तो कौन थी? मथुरा थी। कौन थी? मथुरा थी। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कुषाणों की दूसरी राजधानी या द्वितीयक राजधानी कौन थी? तो मथुरा थी। ठीक है, कौन थी? मथुरा थी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो कुषाणों में यदि सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क जो हो तो 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। कब? 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है, और राजगद्दी में बैठने के साथ ही इसने एक संवत की शुरुआत की जिसको शक संवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक संवत बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो शक शासक थे। ठीक है, और यहाँ पे एक शक संवत है। क्या है? शक संवत है। ठीक है, ये शक जो तो राजवंश है और यहाँ पे ये शक संवत है। ठीक है, तो इस चीज तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि जो कनिष्क था, तो हमने बौद्ध संगीत समिति जब हुई थी तो हमने देखा था कि उसमें जो चौथी बौद्ध संगीत समिति हुई थी तो किसके समय पर हुई थी? कनिष्क के समय में। किसके समय पर? कनिष्क के समय पर हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ये भी आपको यहाँ पर ये लिख लेना है। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अब इसी में जो चौथी बौद्ध संगीत समिति होती है तो इसमें बौद्ध धर्म जो है तो दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। ठीक है, तो मैंने उसमें जब लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि हीनयान महायान में अंतर क्या है। मैंने ये भी बताया था कि ज्यादातर लोगों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। हालांकि जो जैन धर्म के जो हमारे पार्ट हैं श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें पता चल जाता है साथियों को, लेकिन हीनयान महायान में अंतर नहीं पता चलता है। हीनयान का मतलब ये होता है कि जो लोग क्या करते हैं, जो लोग अपने जो हो तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए, सबसे पहले अपने जो हो तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए वो लोग अपना फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो महायान होता है तो महायान में क्या करते हैं कि महायान में ये सेवा में, लोगों की सेवा में जुड़ जाते हैं। ठीक है, यदि अपने निर्वाण के लिए थोड़ा सा देरी भी लग जाए तो चलेगा, ये सेवा के क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने जो होते निर्वाण पे सबसे पहले फोकस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके बारे में मैंने उसमें डिटेल से बताया था। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि कनिष्क के समय पर चरक जैसे विद्वान होते हैं। ठीक है, और चरक ने एक पुस्तक लिखी जिसको क्या बोलते हैं? चरक संहिता। क्या बोलते हैं? चरक संहिता। ठीक है, ये किससे संबंधित थी? चिकित्सा से। क्या है, क्या लिखेंगे? चिकित्सा से संबंधित थी। ठीक है, तो किससे संबंधित थी? चिकित्सा से संबंधित थी ये बुक। ठीक है, किससे संबंधित है? चिकित्सा से। और ये जो चरक है तो इसको क्या बोला जाता है? चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। तो इसको आपको लिखना है, पूछेगा कि चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चरक को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। यदि हम आगे बात करें
तो यहाँ पर दूसरे जो हमारे दरबारी है तो कौन है? वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र है, ठीक है। और वसुमित्र ने क्या लिखा? महाभिभाष सूत्र। क्या लिखा? महाभिभाष सूत्र, ठीक है। क्या लिखा? महाभिभाष सूत्र, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। ये क्या है? इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ठीक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, तो इसको आप लिख लीजिएगा, विश्वकोश, ठीक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ठीक है। यदि आगे हम बात करें यहाँ पे तो अश्वघोष, अश्वघोष भी इनके पास रहते हैं। अश्वघोष भी इनके समकालीन है। तो इसने क्या लिखा? इसने लिखा बुद्ध चरित। क्या लिखा? बुद्ध चरित, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध चरित को इसको बोलते हैं बौद्धों का रामायण। क्या बोलते हैं? 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 बौद्धों का रामायण बोलते हैं, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो इनके दरबार में कौन कौन रहते थे? वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व जैसे बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। वसुमित्र और नागार्जुन, पार्श्व ये मुख्य थे, तो मैंने इनको लिख दिया आपके सामने। आगे देखते हैं यहाँ पे नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जो यहाँ पे है, इनने क्या लिखा? माध्यमिक सूत्र लिखा। क्या लिखा? माध्यमिक सूत्र लिखा, ठीक है। क्या लिखा? माध्यमिक सूत्र लिखा, ठीक है। और माध्यमिक सूत्र में इन्होंने किसका वर्णन किया? सापेक्षता का सिद्धांत। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। जो लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे या मैथ, तो उसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का यूज होता है। जैसे ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, ठीक है, किसकी स्पीड किसके तुलना में कितनी अधिक है, ये सापेक्षता का सिद्धांत है। तो माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन जी ने सापेक्षता के सिद्धांत को बताया है, ठीक है। कनिष्क की बात करें तो जो चीनी जनरल, चीनी जो सैनिक था, सेनापति पेन चौवा, कौन? पेन चौवा, इससे कनिष्क क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? कनिष्क क्या हो जाता है? इससे पराजित हो जाता है। कौन पराजित होता है? कनिष्क। कौन पराजित होता है? कनिष्क पराजित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक शुद्ध किसके? सर्वाधिक शुद्ध किस धातु के? सोने के। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस राजवंश में चलाए थे? किस राजवंश में चलते थे? तो कुषाण वंश में। किस में चलते थे? कुषाण वंश में, ठीक है। किस में चलते थे? कुषाण वंश में। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सिक्कों से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन होती है साथियों को, ठीक है। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके टाइम पर चले थे? कुषाण के समय पर, ठीक है। कनिष्क की मृत्यु कब होती है? तो 102 ईस्वी में। कब होती है? 102 ईस्वी में, ठीक है। ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी इसमें पॉइंट हैं कनिष्क के संबंधित सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी याद रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पे आगे हम बात करें तो ये कनिष्क कुषाण वंश के जो शासक थे, तो ये अपने आप को क्या बोलते थे? देवपुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? देवपुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? देवपुत्र। तो क्वेश्चन आएगा कि किस वंश के शासकों ने अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे? किस वंश के शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। तो कुषाण वंश के शासक अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे, ठीक है। अब कनिष्क के समय में गंधार और मथुरा जो शैली है, मथुरा कला शैली का विकास हुआ है, ठीक है। गंधार, यहाँ पे हम देखा था कि जो गंधार है, तो गंधार जो कला शैली है, इसका विकास कैसे हुआ? हमने यहाँ पर देखा था भी कि जो हिंदू यूनानी है, इसके समय पर हेलेनिस्टिक आर्ट आई थी, ठीक है। अब हेलेनिस्टिक आर्ट से गंधार कला का विकास होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे तो फिर गंधार कला और मथुरा कला, ये सारी चीजें हमारे भारत में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो गंधार कला का जो मुख्य क्षेत्र था तो वो कौन था? तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला, ठीक है। और यहाँ पर मथुरा। तो इन दोनों कलाओं का विकास काफी तेजी से होता है कनिष्क के समय में, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के किस शासक ने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था? तो कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। किसने किया था? कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था सिक्कों के लिए जो कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जो शक है, ये जो हिंद यूनानी है, कौन? हिंद यूनानी, ठीक है। हिंद जो यूनानी है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ शाइनिंग आ रही कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हिंद यूनानी है, तो इन्होंने पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले, क्या मैं इसे इरेज कर देता हूँ, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए?
तो कौन चलाया होगा? हिंद यूनानी। कौन चलाएंगे? हिंद यूनानी। कौन चलाएंगे? हिंद यूनानी। पहली बार किसने चलाया? तो हिंद यूनानी, ठीक है, हिंद यूनानी सोने के सिक्के, ठीक है। यदि हम आगे बात करें कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो कौन चलाएगा? कुषाण। सर्वाधिक शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो कौन चलाएगा? कुषाण चलाएंगे। कौन चलाएगा? कुषाण चलाएगा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो ये हो जाएगा कुषाण इसके लिए, ठीक है। फिर आगे जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहां पर हमें एक पॉइंट देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक शुद्ध हैं। पहली बार यूनानियों ने शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध कुषाणों ने, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में तो गुप्त वंश ने। किसने? सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन करवाएगा सोने के सिक्कों का? गुप्त वंश। किसने? गुप्त वंश में, ठीक है। तो ये यहाँ से जहाँ से कंफ्यूजन होती है तो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखना चाहिए और इसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है, ठीक है। तो जय हिंद, कल मिलेंगे।